हमारे मुख्य अतिथि श्री गुप्ता जी, मेंबर पार्लियामेंट इलाहाबाद, बौद्धिक प्रकोष्ठ के बड़े अधिकारी मिथिलेश जी, आईजी साहब, मंच पर विराजमान अन्य पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित रेल सुरक्षा बल संघ के सदस्यगण, आप लोग काफी दूर दूर से पूरे देश के कोने कोने से आए हैं। कुछ लोग नहीं आ पाए, खास करके सदन रेलवे के भाई वहाँ की बाढ़ की विभीषिका के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। सारी गाड़ियाँ बंद हैं, बाकी लोग आए हैं। हमारे अतिथिगण भी काफ़ी महत्वपूर्ण समय से कुछ निकाल के हम लोगों के साथ समस्याओं को समझने बूझने आए हैं। हम बहुत संक्षेप में कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे। अतिथिगण, हमारी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन देश की बड़ी समस्याओं के समक्ष हम अपनी समस्याओं को उसी अनुरूप महत्व देते हैं। और हमारी भी जो समस्याएं हैं उनको इसलिए हमें कहना पड़ता है कि उन समस्याओं के निराकरण नहीं होने से हम जो कार्य हमें दिए गए हैं, जो ड्यूटीज हमें दी गई है, उसका हम निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, आप इलाहाबाद में हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, लाखों लोग यहाँ आते हैं। हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, श्री एस.आर. रेड्डी जी, स्वागत है उनका। बॉम्बे से आए हैं। तो मैं कह रहा था कि इलाहाबाद में आप बहुत सारी समस्याओं को यूं भी जानते हैं। हम ज्यादा समस्याओं पर नहीं दृष्टिपात करेंगे, हम एक दो महत्वपूर्ण समस्या को ही उजागर करेंगे। मान्यवर, भारतीय रेलवे लगभग 3 करोड़ यात्रियों को रोज ढोती है। 3 करोड़ लगभग। इनकी सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या देश की है। अर्थात एक 1.25 महीने के अंतर्गत पूरे भारत की आबादी रेल से यात्रा कर गुजरती है। जितने यात्री को हम ढोते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक है। लेकिन इनकी सुरक्षा एक बड़ा विषय है। यात्रियों के बीच जाए तो पता चलता है कि काफी जो उनकी चोरी, उनके साथ जो अपराध होते हैं, उन अपराधों को वो दर्ज तक नहीं करा पाते, क्योंकि रेल चलायमान है। सो के उठता है किसी राज्य के क्षेत्र में तो पता चलता है कि टैक्सी बैग नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है। अब वहां जाके एफआईआर देने जाता है। वहां की पुलिस पूछती है, एग्जैक्टली बताइए कहाँ चोरी हुई। वो बोलता है, हम तो सोए थे या ऊँघ रहे थे या कुछ बाथरूम गए, इधर उधर गए। तो भाई फिर मैं क्या करूं, इसका 0 एफआईआर दर्ज कर लेता हूं। कहाँ दें, किसको दें, कुछ तो पता नहीं चलता। चोरी करने वाला भी मोबाइल है, कहीं से चढ़ा कहीं उतर गया। अब चाह के भी बेचारा
फिर भी पुलिस बोलती है ठीक है हम आपको बुलाएंगे, बोला मत बुलाइएगा, हमारा कंप्लेन दे दीजिए, अब हम केरला से आपके दिल्ली नहीं आना चाहेंगे, नॉर्थ ईस्ट से हम इलाहाबाद कैसे आएंगे, छोड़ दीजिए, जान बख्शिए हमें। ये जरूर पूछ लेती है पुलिस कितना गया क्या गया, आप समझ सकते हैं उसका भी कुछ अभिप्राय होता है। तो इस प्रकार से बहुत कम कंप्लेंट्स दर्ज हो पाते हैं। आम जो यात्री है वो त्रस्त है, किसी को बोल नहीं पाते। एक और बात बताने मान्यवर कि यहाँ है तो राज्य की जिम्मेदारी है, जहाँ आप रेल में चढ़ गए अब आप किसी के नहीं हैं। ये इस देश के अंतर्गत ऐसी बात है जिसको लोग समझने की कोशिश या ठीक से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहाँ रेल में आप चढ़े आपका कोई देखने वाला नहीं है, ना आप राज्य के हैं ना रेल के हैं। कुछ हो गया तो रेल बोलती है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, राज्य से पूछिए, बोला तो रेल का इशू है। मतलब रेल एक नो मैंस लैंड है, हो क्या रह गया है। भारतीय रेल नो मैंस लैंड है। ये पहली रेल है विश्व की जिसमें राज्य की पुलिस को राज्य रेल की सुरक्षा का भार है। पहली, पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जहां की रेल की सुरक्षा का भार राज्य की पुलिस को हो। नहीं इसलिए है कि पूरे विश्व की रेल जिम्मेदार है भाड़ा लेने के कारण गंतव्य तक यात्री और बुकशुदा माल को पहुंचाने के लिए। न पहुंचाने पर कानूनी रेलवे एक्ट के मुताबिक, कैरियर्स एक्ट 1865 के मुताबिक या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक उसकी क्षति की भरपाई का उत्तरदायित्व तो रेल पे है। पूरे विश्व में क्योंकि रेल यात्रियों को और बुकशुदा माल को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, कानूनी रूप से न पहुंचाने पर क्षति जो होती है उसकी भरपाई क्लेम देकर करने को बाध्य है। इसीलिए कहीं भी विश्व में रेल की सुरक्षा राज्य पर नहीं है, क्योंकि राज्य को ये उत्तरदायित्व तो नहीं है। और आप समझ सकते हैं मान्यवर, उत्तरदायित्व विहीन जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता है। इसीलिए उनको नहीं दिया कि उत्तरदायित्व उनको देना मुश्किल है, क्योंकि उनका विषय नहीं है। रेल केंद्रीय सूची का विषय है। भारत की संविधान की धारा 246 के 7वीं अनुसूची के यूनियन लिस्ट के मुताबिक एंट्री 22 का विषय है भारतीय रेल, और एंट्री 30 का विषय है कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय रेल। और सर एंट्री 93 है यूनियन लिस्ट में, जिसमें साफ लिखा है ऑफेंसेस अगेंस्ट यूनियन सब्जेक्ट्स, अर्थात केंद्रीय सूची के विषय के विरुद्ध जो अपराध होंगे वो अपराध भी केंद्रीय सूची का, केंद्र सरकार का विषय है, राज्य का नहीं। ऐसी ही व्यवस्था पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के देशों में है। इसीलिए विश्व के किसी भी देश की रेल में राज्य की पुलिस वहाँ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं किया गया है। भारत में यह है, और ये इसलिए है कि आज़ादी के बाद भी जो आईपी थे, आईपीएस थे, वो अंग्रेज के टाइम से थे, उनकी चलती थी। आज़ादी के लड़ाके भी उनसे नहीं बोल पाते थे। दबंगई से केवल 100-150 पद आईपीएस का बचाने के लिए सरकारें मजबूर हैं, इस देश की, राज्य की भी सरकार और केंद्र की भी सरकार, इसको मानने को, जबकि ये असंवैधानिक है। आपको ये भी बता दें कि रेल के अपराध को कानूनन पुलिस के लिए असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजिबल किया गया है। सीआरपीसी में जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की परिभाषा है उसमें
रेल के सारे अपराध आते हैं। इसलिए आप देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जो रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट में पावर दिया गया, उसकी धारा 5 में सीधे कह दिया गया दीज ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल टू द पुलिस, अर्थात पुलिस इसमें गिरफ्तार भी किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के नहीं कर सकते। जांच करना तो बड़ा दूर है। वैसे ही रेलवे एक्ट में आप देखेंगे धारा 180 के अंतर्गत यही है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है। रादर रेलवे एक्ट के 29 अपराध को तो कह दिया कि मजिस्ट्रेट भी किसी और के कंप्लेन को नहीं लेंगे जब तक रेलवे की फोर्स नहीं देगी। लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यहाँ पर कोई कानून यहाँ नहीं है। और काफी दिनों से 1947 में मान्यवर अंग्रेज सरकार जब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश रेलवे के लिए अलग से ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस गठित करके ट्रांसपोर्ट एक्ट अमेंड करके सारा पावर उसको देना पड़ा, क्योंकि भारत जैसे वहाँ भी जीआरपी होती थी जो क्राइम रोकने नहीं देती थी, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, और जिनकी जिम्मेदारी थी उनको पावर नहीं था। तो बिना शक्ति के जिम्मेदारी का निर्वहन मुश्किल है, और बिना उत्तरदायित्व के भी जिम्मेदारी का पावरफुल होने पे भी मुश्किल है। तो वहाँ उसने जीआरपी को हटा दिया। भारत में भी उसने, मुझे ख्याल है कि उस समय के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते थे, सीसीआर भी बोलते थे, चीफ कमिश्नर रेलवे बोर्ड कर्नल इमर्सन, उसने लिखा इंग्लैंड सरकार को, हम क्या करें भारतीय रेल के लिए, बोला आप भी अपने वाचन वार्ड को सिविल पुलिस का सारा पावर दे दो। जैसे इंग्लैंड में ब्रिटिश रेलवे के लिए सारे प्राइवेट रेलवे के सिक्योरिटी को यूनिफाई करके ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन पुलिस बना दिया, सारे सिविल पुलिस का पावर उनको दे दिया, और आज वहाँ अपराध नहीं के बराबर है। अमेरिका में सर प्राइवेट सिक्योरिटी है, लेकिन उनको सिविल पुलिस का पूरा अधिकार दे दिया, वो प्राइवेट कंपनी के अधीन है, और क्राइम कंट्रोल है उसका स्टेट पुलिस से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि पावर उसको है। अगर स्टेट की पुलिस कंस्पायर करेगी यहाँ क्राइम कराने के लिए, अपने क्राइम को कम करने, यह ध्यान रखिएगा, कंपटीशन है। कंपटीशन ये है कि इधर क्राइम होगा तो उधर क्राइम कम होगा। यहाँ क्राइम करना भी क्रिमिनल के लिए आसान है, क्योंकि सर अनजान लोग रेल से यात्रा करते हैं और चलते हुए रेल में भाग भी नहीं सकते, तो एक छुरी लेके भी कोई उनको तहसील लेता है, और जब वो उतर के क्रिमिनल भागता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि अंधेरे में उतर के उनका पीछा करे, पता नहीं किधर से गोली मार दे, और इस तरह वो जाके फिर छिप जाते हैं। तो यहाँ एक कंपार्टमेंट सर लूटने से लाखों रुपए मिल जाते हैं। लोग कमा धमा के आते हैं, लोकल एरिया में क्राइम करेंगे तो लड़के लोग ईटा पत्थर मारेंगे, वहाँ बहुत माल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से राज्य को भी सुविधा होती है, इधर क्राइम होने से उधर का क्राइम थोड़ा कम होता है, और माल भी ठीक मिल जाता है इधर से। तो क्या बोलता है कि हरे लगे न फिटकिरी स्वाद चोखा। अब इस बात को कोई डर के मारे लाज शर्म से कुछ कह नहीं पा रहा, पूरा देश अस्त व्यस्त है, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा। पैसेंजर्स हम आपके भी लोग जाते हैं, जिसके जाते हैं पैसेंजर होके सारा दिन फोन पर पूछते रहता है ठीक से पहुंचला कि ना, कहा भाई सामान वामान ठीक बा। लोग शादी के लिए जाता है, रास्ते में माल लूट जाता है। ये सारी स्थिति है, लेकिन इस देश में और कोई व्यवस्था इतनी माफिक नहीं है जितनी रेल है। गरीब देश है, लोग मजबूर हैं रेल से यात्रा करने के। कानून भी है कि रेल उनकी सुरक्षा करने को बाध्य है, लेकिन रेल ने पावर नहीं लिया डर के मारे, क्योंकि राज्य की पुलिस बंद कर देगी इसको। ये चमचागिरी करता है, क्लेम दे देता है, क्योंकि उनके बाप का पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है। क्लेम देते रहो और चुपचाप सहते रहो, काहे के लिए गिरफ्तार होगे, राज्य की पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कुछ बोलोगे तो। इवन सर इवन ट्रेन में लोग बिना टिकट लेके चलते हैं, अगर टीटीआर बोल दे तो फर्जी FIR लेके केस कर देते हैं। केस आएगा ये जहमत बोल ले, जाने थे भाई, जाने थे। मतलब ये देश कैसे उठ पाएगा? अगर हम लोग ही अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए जिसकी लाठी उसकी भैंस,
और आपको आश्चर्य होगा, राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये आईपीएस सिखाता है कि कहो कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। कितना बड़ा झूठ। ये मान्यवर देखे, अभी आप इलाहाबाद चले आउटर पे कहीं भी डकैती हो जाए, वाह, आप विधानसभा में उठवा के देख लें, सवाल इजाजत नहीं है, आपको संसद में झेलना पड़ेगा उसको। डकैती का केस, ट्रेन में डकैती हुई, लाखों की लूट हो गई, 5-6 पैसेंजर्स मार दिए गए, ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, 100-150 आदमी मरा है, लेकिन उस राज्य की विधानसभा में उस पर बहस अलाउड नहीं है। क्यों? ये विषय केंद्र का है। लेकिन जब पैसा कमाना हो या क्षतिपूर्ति से बचना हो तो ये केंद्र का विषय है, और माल निकालना हो तो हमारा विषय है। ये मतलब रेल की कानून व्यवस्था के ब्रीच होने से जो अपराध होता है वो अपराध केंद्र का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। दे शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, एंड ड्यू टू ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर द ऑफेंसेस कमिटेड आर रिलेटेड टू द सेक्टर। उस पर यही केस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। अगर कानून चले तो यही पूरे विश्व में है, लेकिन सबको उछल करके इतनी बारीकी इस देश में लोग जाना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ भारत 1300 साल गुलाम रहा है, ये तो बड़ा कठिन है। कहते कहते हम लोग थक जाए तो भी विविधता लोगों को ये समझने में दिक्कत हो रही है। मैं ये सब खोल के कहूँ तो लोग गुस्सा हो जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी बहुतों से पूछा, मैं तो बहुत साल लड़ा सुप्रीम कोर्ट भी, तो वहाँ भी देखता बड़ा बड़ा वकील को कुछ नहीं आता है, क्या आता है भगवान जाने। जब चीफ जस्टिस के कोर्ट में हमने ढूंढना शुरू किया, बोला हाँ ये तो है, ये तो है, ऐसे बोलता है, ये क्या है। हमने कहा रे केंद्र सरकार को पावर नहीं था, कैसे हुआ? हाँ ये तो ठीक है, ये राज्य सरकार को पावर, हाँ ये भी ठीक है। तो अभी तक क्यों नहीं बोलता? कोई नहीं बोलता। और आरपीएफ का लोग नहीं पावर है, ये पैसेंजर्स के क्राइम को नहीं रोक पाता। मैं मान्यवर बताऊं, इनकी तनख्वाह काटी जाती है, इसको सस्पेंड किया जाता है। हम रोकते नहीं है, नहीं रोकते हैं इसलिए कि कुछ डर बना रहे, ताकि बिना पावर के भी जान तो दे सकता है। और मैं कहता हूँ जान भी बाकी लगा के उनको बचाओ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अधिकार है, कानून में पावर है, दे देने का पावर नहीं देता, क्योंकि लूटने के लिए राज्य की पुलिस बैठी है। हम भाई को, राज्य की पुलिस को भी दोष नहीं देते, ये देश की परिपाटी है। जो जिसमें लग गया वहां से हट ही नहीं रहा है। ये विचार नहीं कर रहा कि किसको लूट रहा, कौन लूटा जा रहा। क्या उनके भाई बहन नहीं घूमते हैं? मान्यवर सबके एक दूसरे देश राज्य में जाते हैं, वहाँ कौन देखने वाला है उनका? कौन पुलिस इनको जानती है बाहर की जो इनको देखे? सबके लोग सुरक्षित हैं और सब अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित तान के बैठा है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे लोग लूट रहे हैं तो लूट जाए, थोड़ा हमसे पूछेंगे, पुलिस के हैं बताएंगे। ये परिपाटी है। आप लोग कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, जो साहसी लोग हैं, जो वाकई में देश के लिए जिनके अंतर्गत भाव है, कुछ इसके लिए करें। हमको ये नहीं है मतलब कि इनको पावर हो किसी और को रख ले। कौन मान्यवर कितना दिन है, कौन कितना दिन है, कुछ दिन है रिटायर हो जाएगा, चला जाएगा, कोई नए आदमी आएंगे, लेकिन ये व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। और मुख्यमंत्री लोगों को भी मैं पूछता हूँ, आपको पता है, आप और एक चीज सोचिएगा, क्या है तो नहीं इस तरह करोगे तो हमको तो ऐसे फ्लो पे बोलते हैं पूर्वक, इसे नहीं चुपचाप रहो, एक आदमी जाओ, अरे कौन तेरे यहाँ आएगा, पटक दोगे तो हट जाएगा। तो मेरा मान्यवर इतने था कि हम ये चाहते थे कि लोग देश को सुरक्षित करें, उनको इतनी जरूरत नहीं है लड़ने की। कई एक मुख्यमंत्री से हमने पूछा, एक और रोग चला है फेडरलिज्म, आप तो संसद में रहते हैं, सुनते ही हो, इसका अर्थ पूछिएगा, बड़ा बड़ा वकील को समझ में नहीं आता।
अब बिहार से पूछिए कि फेडरलिज्म में तो ताकतवर है, तो चाइना का एग्रेशन हमला रोक पाएगा क्या? रोक के दिखा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या रोक पाओगे? कैसे रोकोगे? राजस्थान बॉर्डर पर रोक लोगे? मतलब फेडरलिज्म पूरे देश में यही, पूरे विश्व में यही है। हर जगह जो फेडरल रेल है, केंद्रीय सूची के विषय जो रेल है, वहाँ केंद्र सरकार का ही रेल है और राज्य सरकारें हर देश में है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह है और हर जगह फेडरलिज्म लागू होता है। फेडरलिज्म के नाम पर कहीं भी 3-3 करोड़ आदमी को मौत के मुंह में नहीं भेजा जाता। पता नहीं यहाँ फेडरलिज्म के नाम पर समझ बूझ है नहीं लोगों को। फेडरलिज्म तो करके दिखाओ ना सुरक्षा। फेडरलिज्म रेल है, रेल कैसे करोगे? अब सर आप यूनियन लिस्ट में भी जाएं, स्टेट लिस्ट में जाएं, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाएगी तो एंट्री 80 ऑफ द यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार को परमिशन चाहिए, प्रोवाइडेड दैट राज्य सरकार कंसेस वो राज्य। इतना कानून बधा है। अब कैसे क्या करेगा? एक घंटा में कभी कभी देखिएगा कई एक ट्रेन है तो 3-3 स्टेट क्रॉस कर जाती है। अब क्या उस अपराध को देखेगा? कौन उसको रोकेगा? कोई रोकने वाला? कहीं भी विश्व में खूब प्रयोग करके देखा लोग कि कोई उपाय है कि नहीं, कोई उपाय नहीं मिल रहा कि सिवाय इसके कि फेडरल फोर्स हो, यूनिफाइड फोर्स हो, पूरे रेल के लिए एक फोर्स हो, उसको पुलिस का समस्त पावर हो, उस पावर के अंतर्गत ही वो पूरे छानबीन कर पाएगा और तभी सर कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ और हम लोग इसको प्रमाणित कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंस्पायर करती है क्रिमिनल को इधर सर्व करने के लिए, क्योंकि रेल में पावर नहीं है कि उनके कंस्पिरेसी तक ये पहुंच पाए। जैसे सीबीआई को, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट में सीबीआई को पावर है, उसको ये पावर दिया। अगर वो पावर का यूज यहाँ से हो तो कंस्पिरेसी वहाँ किसने की उसका पर्दाफाश जांच में हो जाएगा, लेकिन रेल को ये पावर नहीं है। तो इस बात से भी वो निर्भीक है कि कोई उन तक पहुंच पाए। कंस्पिरेसी में नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते तो अपना ठीक है चल रहा, इधर हो रहा। इसको बहुत हिम्मत से, बहुत ही जानदारी से इसको रोकना होगा, नहीं तो ये देश चारों तरफ से पंगुर रुग्ण होते जाएगा। ये एक समस्या मुख्य है जिसका समाधान कर देने से राष्ट्र की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है कि सीआरपी को ही ले आइए। आरपीएफ नाम से कोई किसी को हो तो सीआरपी एक केंद्र फोर्स को ले आइए जो केवल रेल की देखभाल करे। कोई हम लोगों को ये नहीं है अरे देशवासी है, नौकरी में है, यहाँ वहाँ कर लेगा, कहीं भी कर लेगा, कोई इसके लिए नहीं है। लेकिन रेल में एक और चीज है सर कि कोई भी अनजान आदमी तुरंत रेल की बारीकी समझ भी नहीं पाता है। जितनी कमेटियां हुई उन कमेटियों ने यही कहा कि यहाँ बारीकी बहुत है, इसके काम को समझने में 2-3 साल लग जाते हैं, सब कर भी नहीं पाता। क्राइम को भी समझना, यहाँ जो कमर्शियल क्राइम है मान्यवर, उसको समझने में तो हम लोगों को 5-7 साल लग गया, वो भी डेप्थ में घुसने पे, थानेदारी करने पे भी। तो हमारी उम्मीद है कि करेंगे। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे देखिए ये आईपीएस एक तरफ से ये कर रहे हैं देगा मस्ती। हमारे एक्ट में प्रावधान है कि एक भी आईपीएस नहीं आएगा, एक नहीं, जितनी समितियां बनी हैं रेल में सुरक्षा में, उस सब ने कहा जब तक आईपीएस तुम लाते रहोगे तुम्हारी चोरी जारी रहेगी। कारण सर इधर भी आईपीएस सीनियर और उधर भी आईपीएस जूनियर, ये रोके रख रहे। तो साफ लिखा है, रेल मंत्री डॉक्टर राम सुभग सिंह होते थे, साफ लिखा उसने कि ये अनवांटेड एलिमेंट है, ये बर्ड्स ऑफ पैसेज है। हजरते दाग जहाँ बैठ गए, वो आके खोजते रहता है देश में कहाँ जगह है कि हथियार है, और आके लूटना खसूटना, झूठ मूठ का आदेश करना। यहाँ तक लिखा कि कोई राज्य अपने एसेट को नहीं छोड़ती,
देती नहीं, रिजेक्ट चोर चकार को यहाँ भेजते हैं, मोस्टली चोरे लोग यहाँ आता है डीजी, जबकि प्रावधान नहीं, मोस्टली जितनी और सर उतनी में नहीं, ये नहीं कि कोई मैं फर्जी बात करूं, कुछ आता नहीं है, 2 लाइन लिखना नहीं आता, मैं एक डीजी की चिट्ठी 5 लाइन में 10 गलती दिखाऊं, ग्रामेटिकल जो 10 क्लास का लड़का नहीं कर सकता है। अब वो कहेगा कि स्टेनो, तो हमने 10 पेज के चिट्ठी में गलती पता चल जाता है जब साइन करते हैं, और उनके 3 लाइन के चिट्ठी में गलती नहीं पता चलता, आता भी नहीं है, कुछ ना आता है। कचरा लोग चोर चकार को यहाँ भेज देता है, सबको केवल लगाना उसका काम है। ये देख रहे हैं इन लोगों का, इनका प्रमोशन उठा के डायरेक्ट को दे दिया। ये तो छोटे लोग हैं सर, रूल है कि 50% प्रमोशन से क्लास 1 होगा और 50% भर्ती होगी। बोलो आप इसमें 1% आदमी सीनियर डीएससी डीआईजीआर नहीं बन पाता, सब इनका उठा के दे देता डायरेक्ट को। डायरेक्ट से लड़ाई है, वही डायरेक्ट आईजीडीजी बनेगा, लेकिन इसका हिस्सा उसको देता है, थोड़ा माइंड करता है, तो जो नीचे सीनियर डीएससी तक है वो डीजी के लिए लड़ने को तैयार हो जाएगा एकदम, क्योंकि एक हिस्सा जो मार्केट तक के उसको दे रहा है और कोई इस पर विचार करने को तैयार नहीं। फिर वही लाइन आती, आईपीएस के डर से मंत्री भी डरता है। अब वो सब बात तो मैं नहीं कहूंगा, वो क्या बोलता है लोग, वो तो बोलता है मंत्री लोग चोर है, मंत्री लोग अपराधी है इसलिए हमसे नहीं फिर सकता, आईपीएस बोलता है और ये चुप रहता है। लोग सारी विसंगतियां, सारे गैर कानूनी काम, कानून उसके विरुद्ध होते हुए भी उसको डर से नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। अब हम लोग सर सोचते हैं दम तो है, लेकिन अब देश की जिम्मेदारी भी हम लोग कंधे पे है, उनके ऊपर कुछ नहीं, वो तो जो मर्जी करके चला जाएगा, हमें के ऊपर वह है जिम्मेदारी, थोड़ा भी प्रतिकार करे, ए भाई आपका हेल्प कर रहे हैं। आश्चर्य है, आपको एक कानून बनाने को सोचना होगा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जैसे एक चाटा हमारे तरफ कोई बढ़ाए तो हमको प्राइवेट डिफेंस में प्रतिकार का है कानून में प्रावधान, लेकिन सर एक अधिकारी जब झूठे किसी के नौकरी खाने के लिए चलते, यहाँ कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ कि जबरदस्ती धमकाता है।